लंबे समय से आवाम की खिदमत कर रहे आप सबके लोकप्रिय नेता और समाज सेवी श्री इशफाक जब्बार साहब, गांधरबल डीडीसी चेयरपर्सन श्रीमती नुजहत इशफाक साहिबा, मंच पर विराजमान इनकी माताजी, इनके परिजन, समारोह में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, चुने हुए सभी प्रतिनिधि बहनों भाइयों, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री पांडुरंग पोले जी, डीआईजी श्री सुजीत कुमार जी, यहाँ के डीसी साहब, एसएसपी साहब, जिला इंतजामिया के सभी हमारे सहयोगी, यहाँ पर गांधरबल के सभी उपस्थित भाइयों बहनों तथा मित्रों, माँ भारती के महान सपूत तथा जम्मू कश्मीर के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शेख अब्दुल जब्बार साहब को मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम भी करता हूं। अभी मेरे पूर्व जब इशफाक साहब बोल रहे थे तो भावुक हो गए। मुझे लगता है कि ये इनका सौभाग्य है कि ऐसे शहीद पिता के ये संतान हैं। पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को मैं गांधरबल आया था, डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू किया था। उस समय डीडीसी चेयरमैन साहिबा ने अनेक मुद्दे उठाए थे, डीडीसी के हमारे प्रतिनिधियों ने, बाकी संगठनों ने भी। बीच बीच में भी गांधरबल के अनेक जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा से, जब्बार साहब से मेरी मुलाकात होती रही है। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आगे बढ़ी हैं। जिन मुद्दों का जिक्र इन्होंने किया, मैं आगे उस पर चर्चा करूंगा। मैं मानता हूं कि शेख अब्दुल जब्बार साहब जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक सुधार और तरक्की के आंदोलन के भीष्म पितामह थे। जो कुछ मैंने पढ़ा या सुना उनके बारे में, उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय का पक्ष लिया और देश के हित के लिए अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी कमाई, अपना परिवार और यहाँ तक कि अपना जीवन भी कुर्बान कर दिया। आवाम के हर एक व्यक्ति की खिदमत, आवाम की भलाई, आवाम को सर्वोच्च मानते हुए उन्होंने देश के तिरंगे की शान, देश की एकता और अखंडता को ही सर्वोपरि माना। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बिरले होते हैं, जिन्होंने सेवा के माध्यम से राजनीति की और यहाँ के लोगों को स्वावलंबी बनाने की व्यवस्था में अपनी पूरी ऊर्जा लगाया। अब्दुल जब्बार साहब उन्हीं उच्च कोटि के सेनानियों में से एक थे। गांधरबल उस दौर में श्रीनगर जिले का हिस्सा हुआ करता था। उस जमाने में शेख अब्दुल जब्बार साहब ने, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, दूर दराज के इलाकों में आवागमन के साधन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर दे करके और इस इलाके में विकास की रोशनी पहुंचे, इसका हरदम प्रयास किया और मैं कह सकता हूं कि आवाम के सामने एक आदर्श स्थापित किया। मित्रों, देश के आन बान शान की रक्षा करने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े संवेदनशील होते हैं। वो दूसरों की पीड़ा का भी अनुभव करते हैं और सामाजिक न्याय के प्रति उनका दृढ़ विश्वास पहाड़ों की तरह अटल होता है। पड़ोसी मुल्क द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद से भी उन्होंने दो हाथ किए, लोहा लिया और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर
भारत और तिरंगे की शान पर आंच नहीं आने दी। देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अपने परिवार का त्याग ये साधारण तपस्या नहीं है। और मुझे बताया गया है कि स्कूल, अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने के अलावा, जैसा मेरे पूर्व कहा गया, यहाँ के स्थानीय लोगों के जीविकोपार्जन के लिए भी उन्होंने एक लोगों को रोजगार दिया। उनके पुत्र, जैसा अभी बता रहे थे, 8वीं जमात में पढ़ते थे जब आतंकवादियों ने उनके सर से उनके पिता का छाया छीन लिया। पूरे परिवार को घाटी छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन मैं तारीफ करूंगा, इशफाक साहब की प्रेम और निष्ठा को सलाम करूंगा कि वो फिर वापस आए, शहीद शेख अब्दुल जब्बार फाउंडेशन के जरिए अपने स्वर्गीय पिता के अधूरे कामों को पूरा करने में जुट गए। उनकी धर्मपत्नी डीडीसी चेयरपर्सन नुजहत जी भी आवाम की खिदमत में हर समय समर्पित हैं। मैं इन दोनों को भी राष्ट्र सेवा के समर्पण के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शेख अब्दुल जब्बार साहब की पुण्य स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं सचमुच अपने को कृतार्थ महसूस करता हूं। उनसे तथा उनके परिवार से आवाम के हर एक नागरिक को प्रेरणा मिलती है कि सही रास्ते पर चलना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य होता है। इस मिट्टी की सेवा तथा भारत के तिरंगे की हिफाजत पर मैं समझता हूं कि हर आदमी का ये दायित्व है। जो रास्ता इन्होंने दिखाया है, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया है, आप सब भी उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। मुझे लगता है कि असली श्रद्धांजलि यही होगी कि यहाँ अमन हो, चैन हो, विकास हो, सौहार्द का वातावरण हो, आपसी भाईचारा मजबूत हो और तरक्की के रास्ते पर गांधरबल और पूरा जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। मैं युवा मित्रों से खास तौर से अपील करना चाहता हूँ कि सेवा और त्याग के मूल्यों का आत्मसात करके जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने में आप सबका सहयोग बड़ा आवश्यक होगा। नुजहत जी तथा इशफाक साहब ने अब्दुल जब्बार साहब के डेवलपमेंट ड्राफ्ट की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है। डीसी गांधरबल साहब यहाँ हैं, मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि जो बातें कही गई हैं उस पर गौर करेंगे। आने वाले समय में उसमें क्या क्या पूरा किया जा सकता है उसकी एक रूपरेखा बनाएंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेरे संज्ञान में लाए गए हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, अभी तक पूरे नहीं हुए। ये मुझे विरासत में मिला है, ये मैंने खुद नहीं ये किया है। प्रोजेक्ट का जब रिव्यू करता हूं तब भी मेरे ध्यान में बातें आती हैं। आप इस बात से वाकिफ हैं कि यहाँ प्रोजेक्ट को लटकाए रखना रिवायत बन गई। ये पुरानी रिवायत रही। पिछले वर्ष गांधरबल में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंतर्गत सालों से लटके 33 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स तथा अन्य योजनाओं के तहत भी 75 लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। इन सभी प्रोजेक्ट्स को समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए, इसकी पूरी ईमानदारी से कोशिश हो रही है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ बच्चियों की शिक्षा का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो काफ़ी कम है। मैं यहाँ की आवाम से भी, जिला प्रशासन से भी और विशेष रूप से जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान हैं और शिक्षक हैं तथा अब्दुल जब्बार फाउंडेशन और यहाँ पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चियों की शिक्षा के लिए मिलजुल करके हमें काम करने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि बच्चियों का लिटरेसी रेट जब पिछले साल मैं यहाँ आया था, रिव्यू कर रहा था, तो 47.62% है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि समाज की आधी आबादी, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां अगर शिक्षित नहीं होंगी तो समाज तरक्की नहीं कर सकता।
और इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, प्रशासन इस काम को करेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग इस काम में शिद्दत से लगें, लेकिन बुद्धिजीवी लोग और आवाम से मेरा विशेष रूप से आग्रह होगा कि एक अभियान चला करके बच्चियों को स्कूल की तरफ ले जाना, उन्हें शिक्षित करना, एक हमारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। आप सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन अगर एक बच्ची शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इसलिए बच्चियों के शिक्षा अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ये मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ। दूसरा एक और अनुरोध है, स्वास्थ्य की सुविधाएं काफ़ी बेहतर हुई हैं पहले से, लेकिन मुझे लगता है कि जब आदमी एक ऊंचाई पर पहुंचता है तो और भी सुविधाएं उसे मिलें, उसकी अपेक्षा होती है। गांदरबल में आयुष्मान का जो गोल्डन कार्ड है उसका भी सैचुरेशन नहीं हुआ है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर देश का एक अकेला राज्य है या यूटी है जहां हर परिवार को, हर नागरिक को 5 लाख रुपए के इलाज का इंश्योरेंस दिया है। मुझे लगता है इस बात पर भी प्रशासन भी बल देगा। आप सबसे भी अनुरोध कर, जिसके पास नहीं अपना गोल्डन कार्ड जरूर बनाएं। 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा हर व्यक्ति को उसमें मिल जाएगी। समाज कल्याण के भी अनेक कार्यक्रम हैं जिनकी जानकारी जिला प्रशासन और पंचायत के जो हमारे चुने हुए माननीय प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से जनता तक पहुंच रहा है। लेकिन योजनाएं तभी सफल होंगी जब विकास के कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचेगा। जो भी सामाजिक सुरक्षा की, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, चाहे वो लेबर की हो या महिलाओं और बच्चियों के लिए तेजस्विनी हो, हौसला हो, उम्मीद हो, या नौजवानों के लिए मुमकिन हो, हमको कोशिश करके इन योजनाओं को जमीन पर उतारना है। अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, इसकी कोशिश करने की जरूरत है। उम्मीद कार्यक्रम के माध्यम से बहनों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्थापित किया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए। मुझे बताया गया कि 2000 से ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स गांदरबल में काम कर रहे हैं, उन्हें सहायता दी जा रही है। मैं बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी कोई सीमा नहीं, आप जितना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगी, मुझे लगता है कि आर्थिक तरक्की आपके और आपके परिवार में आएगी और प्रशासन हर प्रकार से आपकी मदद करेगा। जिक्र किया था अभी मेरे पहले जब्बार साहब ने, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए भी पिछले 2 वर्षों में प्रयास किया गया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष 1313 करोड़ रुपए 1313 पंचायती राज संस्थाओं, अर्बन लोकल बॉडीज को दिए गए। इसमें हमारे डीडीसी के मेंबरान हैं, बीडीसी के मेंबरान हैं, चेयरमैन साहबान हैं, हमारे पंच सरपंच साहबान हैं। इस वर्ष एक अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मेरा गांव स्वच्छ गांव। मुझे लगता है कि ये आपका कार्यक्रम है, अपना कार्यक्रम। अगर हम अपना गांव स्वच्छ रखेंगे तो मुझे लगता है अच्छे वातावरण में हम रह पाएंगे, हमारे परिजनों को, हमारे भाई बहनों को बीमारी भी नहीं होगी। 357 करोड़ रुपए के धनराशि जम्मू तथा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ जितने 78 अर्बन लोकल बॉडीज हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस बार हमने आवंटित किया है। जन भागीदारी के बिना, पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग के बिना मैं समझता हूं कि कोई कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता है। पहली बार 2021 में मुझे याद है जब डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का बजट बना था, ये 12,600 करोड़ रुपए का था। 2021 में ये आंकड़ा पूरे यूटी का 5,136 था, लगभग दुगना से ज़्यादा बढ़ गया था। और इस वर्ष मित्रों डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स 22,126 करोड़ रुपए का हो गया। आज जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रयास कर रहा है कि समाज के हर व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ा जाए।
जिस प्रकार शेख अब्दुल जब्बार साहब ने योग्य युवाओं को नौकरी देने का प्रयास किया था, 2 सालों में लगभग 13,000 नियुक्तियां हुई हैं और मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं कि पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हुई। अभी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को लेकर के कुछ संदेह सामने आए थे। हमने जांच एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि कोई भी नियुक्ति किसी दूसरे आधार पर नहीं हो सकती है। यहाँ होगी तो योग्यता के आधार पर होगी और दूसरा कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकता। एक नए प्रकार का परिवर्तन हो, इसकी कोशिश हो रही है। विकास समावेशी हो, भ्रष्टाचार कम से कम हो, भयमुक्त समाज बने, ये कोशिश की जा रही है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन लोगों तक पहुँचे, क्योंकि सबको पता है कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश वहीं है जहाँ आदमी है। टेक्नोलॉजी का जितना हम उपयोग करेंगे, भ्रष्टाचार उतना ही कम होगा। मुझे याद है, मैं 8 अगस्त 2020 को आया था। 28 अक्टूबर 2020 को मेरी आंखों के सामने 200 से ज़्यादा ट्रक श्रीनगर से रवाना हुए थे जम्मू के लिए। मैंने पूछा लोगों से क्या है, बताया गया कि इस पर फाइलें जा रही हैं। बाद में जब तहकीकात किया तो पता लगा कि जिस फाइल को लोग नहीं चाहते हैं वो मिलती नहीं। फिर मैंने तय किया कि साहब ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। और जब मई में लौट करके जम्मू से श्रीनगर आए हम लोग, तो मित्रों मुझे बताते हुए खुशी है कि एक भी ट्रक फाइल की नहीं आई थी। पूरा ऑफिस ही ऑफिस कर दिया गया। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जिलों तक भी सारी व्यवस्था ई ऑफिस के रूप में काम करने लगी। बहुत अल्प समय हुआ है, 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन ई गवर्नेंस के मामले में देश में जितने यूटीज हैं उनमें प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है। उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक छोटी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 18-19 में पूरे यूटी कैपेक्स में 67,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और कुल प्रोजेक्ट पूरे हुए थे 9,229। अगस्त में जब मैं आया था, सामाजिक जीवन में काम करने के कारण देश भर से कोई न कोई फ़ोन करता था, ये फला आदमी है, मुंबई का 2012 में काम किया था, अभी तक इसका भुगतान नहीं हुआ। कांग्रेस के एक नेता है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, उनका एक दिन फोन आया, साहब एक मेरे परिचित हैं 2014 में काम किए थे, अभी तक भुगतान नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर ये कौन सा मामला है। मैंने जानकारी की तो पता लगा साहब बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के भी काम होते हैं, बिना फाइनेंशियल सैंक्शन के भी काम होते हैं और टेंडर तो बहुत कम कामों में होता है। तो जो एक पारदर्शी व्यवस्था हो सकती थी उसको लागू करने की कोशिश की गई है। ई टेंडरिंग हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो, फाइनेंशियल सैंक्शन हो, इस व्यवस्था को लागू किया गया है। कई लोगों ने संदेह व्यक्त किया कि साहब ये ऐसी व्यवस्था है कि काम नहीं होंगे। जब ये व्यवस्था नहीं थी मित्रों, 2018-19 में तो 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ खर्च हुए, प्रोजेक्ट पूरे हुए 9,229। और जब ये व्यवस्था लागू हुई 6 महीना ही हुआ था, तो 20-21 में प्रोजेक्ट पूरे हुए 21,943, 21,943। और पैसा जो खर्च हुआ वो 4,000 करोड़ कम खर्च हुआ, 63,000 करोड़। और आपको जानकर खुशी होगी, इस वर्ष लगभग 51,000 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं। 51,000। मैंने पहले की तुलना में आप देखेंगे तो ये गति 4 गुनी हो गई, 5 गुनी हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी जम्मू कश्मीर, आज 21 किलोमीटर सड़क रोज बन रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देश के राज्यों की सूची जब जारी होती थी तो जम्मू कश्मीर नीचे से तीसरे और चौथे स्थान पर होता था। और अब की बार जब भारत सरकार ने सूची जारी की तो जम्मू कश्मीर ऊपर से तीसरे स्थान पर है। ये परिवर्तन पिछले 1.5-2 वर्षों में आया। अब ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि आप यहाँ बैठ करके प्रोजेक्ट पर कितना पैसा है, कितना काम हो रहा है, आप स्वयं देख सकते हैं।
इसकी व्यवस्था भी की गई। कितने रुपए खर्च हुए हैं, कितना काम हुआ है, प्रशासन ने आप खुद देख सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई। मित्रों, स्पीड जरूर बढ़ी है, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी। मैं मानता हूं कि जिस गांव की सड़क नहीं बनी है वहां का आदमी तो अभी भी महसूस करता है कि मैं ठगा हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि अभी भी काफ़ी गांव हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े। मैं उस बात का जिक्र नहीं करना चाहता हूं कि देश भर में सड़कें बन गई, यहाँ क्यों नहीं बनी। हमारी जिम्मेदारी है और मुझे पूरा भरोसा है, प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इन गाँवों को भी जोड़ने के लिए विशेष धन भारत सरकार से देंगे। जिक्र हुआ भी जो जिला टनल का, मित्रों आज 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं, प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे और टनल के रूप में जम्मू कश्मीर में चल रही। समावेशी विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ इंडस्ट्री आवे, क्योंकि सामान्य रूप से जो माइंडसेट है यहाँ के युवाओं का वो सरकारी नौकरी का है। एक दिन रजौरी से एक नौजवान मुझसे मिलने आया था। मैंने उससे पूछा पढ़ाई लिखाई क्या की है। उसने कहा साहब एमटेक किया। हमने कहा कहाँ से की हो? कहा बेंगलोर से किया। कब किया था? कहा 4 साल पहले। हम कर क्या रहे हो? कहा साहब इंतजार कर रहे हैं कि जो जेई का पद एडवर्टाइज हो तो हम उसमें अप्लाई करें। इस मनस्थिति से मित्रों बाहर निकलने की जरूरत है और किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ा आवश्यक है। जब से जम्मू कश्मीर आज़ादी के बाद से और 1 साल पहले थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुल 14-15 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ हुआ था। पिछले 1 वर्ष में हमारे पास 52,155 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें 38,000 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे 24 अप्रैल को, तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी उन्होंने किया और उस पर काम चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल नहीं थे, मेडिकल कॉलेज नहीं थे। मोटे तौर पर 4,500 करोड़ रुपए के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल एरियाज में भी आ रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि आने वाले 1 वर्ष में जो कुल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा वो कम से कम 70,000 करोड़ होगा और 5-6 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। गांधरबल में भी पहले एक इंडस्ट्रियल स्टेट था, एक ही था। आज 4 नए इंडस्ट्रियल स्टेट को मंजूरी दी गई और मुझे विश्वास है कि गांधरबल भी कम से कम 350 इंडस्ट्रियल यूनिट 2 साल में लग जाएगी, 2.5 साल में, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके कारण लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। सामाजिक न्याय और समानता स्थापित हो, वंचित समुदाय, अभी जिक्र आया पहाड़ी भाइयों का या आदिवासी भाई हों, या मैं मानता हूँ किसी सरकार या प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि जो समाज का सबसे गरीब तबका है उसकी मदद करे। उसमें मजहब कहीं आड़े नहीं आता। किसी मजहब का आदमी जो सबसे गुर्बत में रह रहा, मैं समझता हूँ उसकी मदद करना पूजा करना या नमाज पढ़ने से ज़्यादा पवित्र काम है। प्राथमिकताओं के आधार पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ के पावर प्रोजेक्ट के बारे में अभी मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया। मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं चलने के पहले उसका विवरण लेके आया था। ये 93 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, लंबे समय से पेंडिंग है। अब मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहता हूँ। जो प्री बिड मीटिंग हुई थी 27 जून को, देश की कई अच्छी कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, L&T है, HCC है, गैमन है, भारत सरकार की PSU है, भेल वो भी है, RVR इंजीनियरिंग है, नवयुग है, CCPL है, एंड्रीज है, ये सबों ने पार्टिसिपेट किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 3 अगस्त को ये बिड खुलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद 10 दिन में ये सारी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, फिर आपका काम शुरू होगा और निश्चित रूप से बिजली गांधरबल के लोगों को मिलेगी। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में अपार संभावनाएं हैं बिजली की,
लेकिन उसका सही से उपयोग और दोहन नहीं किया गया। अभी जैसा आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वैसे ही एक सयालकोट नाम का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, सन 84 में शुरू हुआ और जब 2020 में मैं आया 6 महीने बाद रिव्यू किया तो पता लगा साहब कुछ 2-4 हज़ार ईंटें रखी गई हैं और कोई काम उसमें हुआ नहीं। वो भी अब NHPC बना रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि 5 प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर के बन रहे हैं। अभी हमारी उत्पादन क्षमता कुल बिजली की 3450 मेगावाट। 70 सालों में हमने इतनी ही बिजली बनाई है। संभावना हमारी असीम है, अपार है। 18,000-20,000 मेगावाट बिजली हम बना सकते हैं। मैं आपको एक बात का भरोसा देता हूं कि आने वाले 4 वर्ष में जितनी बिजली 72 साल में बनी थी उससे ज़्यादा बिजली जम्मू कश्मीर में बनेगी। बीच में बिजली की दिक्कतें आ रही हैं। मुझे याद है जब रमजान का महीना पाक महीना चल रहा था, बगलियार में पानी कम था, 2 यूनिट हम चलाते थे, तीसरी यूनिट सुबह शाम सहरी और इफ्तार के वक्त चलाते थे। पानी कम हो गया, उसको बंद करना पड़ा। भारत पूरे देश में बिजली की किल्लत थी कोयले के कारण। 15 रुपये यूनिट बिजली खरीद करके 12 रुपये यूनिट बिजली खरीद करके जम्मू कश्मीर के लोगों को 3 और सवा 3 रुपये में हम दे रहे थे। एक समय आया जब 50 मेगावाट से मार्केट में ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही थी। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी से मैंने निवेदन किया और उन्होंने 207 मेगावाट बिजली फिर से उपलब्ध कराई। फिर अभी हाल में NTPC ने कहा कि साहब 11,500 करोड़ बकाया है जम्मू कश्मीर में। ये जो वर्तमान में आप बिजली ले रहे हैं इसका तो भुगतान करिए ही, जो पहले का बकाया है उसकी भी व्यवस्था बना के बताइए। हमने कहा साहब मैंने नहीं, मेरे बाप दादाओं ने कर्जा लिया है। तो उन्होंने कहा साहब भरना आप ही को पड़ेगा। तो जो वर्तमान में बिजली ली जा रही है उसका नगद भुगतान हो रहा है और 11,500 करोड़ भुगतान करने की भी एक योजना बनाई गई है, क्योंकि अगर नहीं दिया जाएगा तो बिजली नहीं मिलेगी। कोशिश की जा रही है मित्रों, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया गया है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि नौजवान को एक अवसर मिले। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विशेष फोकस है, मिशन यूथ इस पर काफ़ी काम कर रहा है। और मैं आज इस सभा में कहना चाहता हूँ, कोई भी नौजवान अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्थिक सहायता उसे चाहिए तो जम्मू कश्मीर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं, जो चाहे आवे रोजगार करे, उसे पैसा दिलवाने की गारंटी हमारी है। ये इंतज़ाम हम करेंगे। केवल सरकारी नौकरी के भरोसे रहने की दिक्कत नहीं। सरकार में भी प्रशासन में भी जो रिक्तियां हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में 20,000 पद और चिन्हित किए गए हैं, उन्हें भी 1 साल में भर करके नौजवानों को रोजगार दिया जाए। नौजवान हो, हमारी बच्चियां महिलाएं हों, किसान हो, युवा हो, मैं समझता हूं ये हमारे प्रशासन की प्रतिबद्धता है। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आइए मिल करके जम्मू कश्मीर में अमन चैन हम स्थापित करें। एक बात जरूर मैं कहूँगा आपसे मित्रों, विकास तभी होगा जब शांति होगी, जब अमन होगा। बिना अमन और शांति के दुनिया के किसी कोने में विकास नहीं हो सकता है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ के अमन को बिगाड़ने के लिए, आप यकीन मानिए आप में उनकी रुचि नहीं है। पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उनके बच्चे किस हाल में हैं। अभी आपने इनको देखा है, जब्बार साहब को आपने सुना, कितने भावुक हो गए थे। ऐसे पता नहीं असंख्य लोग हैं इस जम्मू कश्मीर में। कौन गुनाहगार है इनका? क्या मिला इससे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि एक नए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, जहाँ हमारे बच्चों के लिए रोजगार हो, हमारी माताओं बहनों को सम्मान की ज़िंदगी मिल सके, हमारे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। एक फैसला हम सब ने किया है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि मित्रों, किसी बेगुनाह आदमी को पुलिस और प्रशासन तंग न करे, ये हमारी नीति है। और मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 2 वर्षों में ऐसी एक घटना कोई नहीं बता सकता है। कभी संदेह हुआ तो उसकी पूरी तरह जांच करा के कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ लोग डेस्परेट हो गए, परेशान हो गए और वो हमको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बेगुनाहों की हत्या कर रहे हैं, ताकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी प्रतिक्रिया में कुछ गलती कर बैठे। ये गलती हम करने वाले नहीं हैं। किसी बेगुनाह के साथ कोई अन्याय हो ये हम करना नहीं चाहते, लेकिन ये भी सच है कि गुनाहगार को हम बख्शने वाले भी नहीं हैं। गुनाहगार के साथ पूरी सख्ती की जाएगी। संविधान और कानून में जितनी
भी व्यवस्थाएं हैं उसका उपयोग किया जाएगा, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर ले चलने में हम सब मिलकर के काम करें। अभी मेरे पूर्व कहा गया अस्पताल और पुल का नाम, मैं निश्चित रूप से इस दिशा में कार्रवाई करके जल्द ही आपको अवगत कराऊंगा। और पहले भी वैसे हमने नीति बना दी थी पिछले 15 अगस्त को ही। जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो लोग हमारे शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने भी जम्मू कश्मीर को बढ़ाने में, उसके विकास में अपना योगदान दिया है, स्कूल, कॉलेज, पुल, अस्पताल ऐसे महापुरुषों के नाम से रखे जाएंगे। अनेक लोगों के नाम से रखे गए थे और इस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी रखा जाएगा। ये मैं आपसे निवेदन करते हुए आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। कुछ साथियों ने डिलिमिटेशन कमीशन में जो तब्दीली हुई है उसके बारे में जिक्र किया है। मित्रों, यह देश संविधान से चलता है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और मेरी एक सीमा है। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूँ, भावना का ध्यान रखता हूँ और उचित जगह पर आपकी भावना पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इतना ही आज मैं आपसे कह सकता हूँ। फिर से यहाँ आए उपस्थित सभी भाइयों बहनों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और उस महान स्वतंत्रता सेनानी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।